तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकलती है। चिड़िया के निकलते ही उनका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। जंगल में रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। किसी भी पक्षी को ना पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। वो सब गहरी नींद सो रहे थे कि तभी आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि पहले किसी पक्षी ने ऐसी तेज बारिश ना देखी थी। तभी चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी जल्दी उठो, बाहर बारिश बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन मम्मा, हमारा घर तो बहुत सुरक्षित है। बेटी, ऐसी तेज बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। न जाने मुझे आज क्यों डर लग रहा है। वो माँ बेटी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकलती है। चिड़िया के निकलते ही उनका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। अब पानी ही पानी था। गुड़िया बेटी, ऐसे हालात में डरना नहीं है, बल्कि हालात का मुकाबला करना है। गुड़िया अपनी माँ के साथ लिपटी हुई बैठी थी कि तभी वहाँ पर मिठू तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा घर भी टूट गया? मिठू भैया, मेरा घर तो पहले ही बहुत कमजोर था। आपका घर तो ठीक है ना? किसी पक्षी का घर भी नहीं बचा। सभी पक्षियों के घर टूट गए बारिश में। बारिश बहुत तेज है। ऐसी तेज बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। चलो चिड़िया, हम सब कफे की तरफ जाते हैं। हो सकता है उसका घर बच गया हो। फिर मिठू तोता, चिड़िया और उसकी बेटी सब कफों के घर की ओर जाते हैं। परंतु कफा और कपी तो अपने टूटे हुए घर पर बैठे रो रहे थे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैंने पहली बार इतना सुंदर घर बनाया था। अब मैं क्या करूँगी? गोरी बहन, आप अकेली का घर नहीं टूटा, जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। आप चिंतित न हो, हम सब एक साथ हैं। हम सब मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करेंगे। चिड़िया, आज की रात हम सब यहीं बैठकर गुजारते हैं। फिर सुबह होते ही कोई उपाय निकालेंगे। फिर वो सब ऐसे ही बैठकर वहाँ रात गुजारते हैं। सारी रात बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और सुबह हो जाती है। दोस्तों, अब बारिश के बाद इस जंगल में हमारा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी है। हर दिशा में पानी ही पानी है। अब हमें यहाँ से परवास करनी होगी। चिड़िया बहन, हम सागर वाले जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ तो बाहर का मौसम चल रहा है और वहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नए घर बनाने से अच्छा है कि हम वहीं चले जाएं। फिर वो सब पक्षी वहाँ से दूसरे जंगल के लिए उड़ जाते हैं। चिड़िया की बेटी गुड़िया ने अभी नया नया उड़ना सीखा था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर वो थक जाती है। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द होने लगा है। अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने ऊपर बिठा लेती है और वो सब फिर से उड़ने लगते हैं। सफर बहुत लंबा था। आखिरकार वो सब बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे, न जाने ये मुश्किलें कहाँ से हमारे भाग्य में आ गईं। मुझे तो अब भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। दोस्तों, आप देखना, जितना चाहे अंधेरा हो, उसके बाद रोशनी जरूर होती है। मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर रानू चिड़िया अपना पंख गुड़िया को लगाकर देखती है। अरे, गुड़िया का शरीर तो जल रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। चिड़िया, हमें अगला सफर शुरू करने से पहले गुड़िया को बुखार दूर करने की जड़ी बूटी का रस पिलाना होगा। चिड़िया, कोरी तुम्हारे पास ही बैठी हुई है। मैं और मिठू जाते हैं और इस जंगल में बुखार दूर करने की वो जड़ी बूटी ढूंढते हैं। मुझे उस जड़ी बूटी की अच्छे से पहचान है। ठीक है कवे भैया, लेकिन जल्दी आना। फिर कालू कौवा और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों तो उस जंगल से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वो जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी। वो दोनों सारे जंगल में उड़ते हैं। फिर उन्हें एक पेड़ पर बड़ा घर दिखाई देता है।
वो दोनों उड़ते हुए उस घर के पास जाते हैं। मिठू यार, देखते हैं कि इस घर में कौन रहता है, शायद वो हमारी मदद ही कर दे। क्या कोई पक्षी इस घर में है? हम बहुत दूर से आए हैं, कोई है? हमारी मदद करो। फिर उस घर से एक बूढ़ी फाख्ता निकलती है। काफे और मिठू, क्यों इतने परेशान हो, क्या बात है? माँ जी, हमारे जंगल में बारिशों के कारण बाढ़ आ गई थी और हमारे घर टूट गए हैं। हम वो जंगल छोड़कर आए हैं। हमारे साथ जो चिड़िया है उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार है। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बेटा, अब तो शाम होने वाली है, तुम सब मेरे घर में ही आ जाओ, मैं तुम सबको दाना भी दूंगी। काफे बेटा, तुम जाओ, चिड़िया और बाकी पक्षियों को ले आओ। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू, तुम जाओ, सभी पक्षियों को ले आओ। हम आज की रात यहीं गुजारेंगे और फिर सुबह होते ही अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को लेकर आ जाता है। बच्चों, आप इस घर में सुरक्षित हैं। ये कुछ फल हैं, ये आप सब खा लो। माँ जी, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और हमें जंगल में कहीं भी बुखार दूर करने की बूटी नहीं मिली। मेरी गुड़िया बेटी चल रही है। मैं अभी इस छोटी बच्ची को दवा देती हूँ, मेरे पास दवा है। फिर बूढ़ी फाख्ता 2 कतरे गुड़िया के मुंह में बुखार दूर करने की दवा के डाल देती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। मैं आप सबकी परेशानी को समझती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे दुख देखे हैं। माँ जी, आप अकेली रहती हैं, कोई और नहीं है आपके परिवार में? कालू की बात सुनकर बूढ़ी फाख्ता रोने लग जाती है। मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता सब मार दिए जालिमों ने। उनका क्या कसूर था, बस थोड़े से ही उनकी छत से मकई के दाने खा लिए थे। ये सुनकर वो सभी दुखी हो जाते हैं। फिर वो सभी पक्षी बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। अगर आप सबकी इच्छा हो तो आप सब मेरे साथ इसी घर में भी रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, लेकिन हमें सागर वाले जंगल में जाना है। वहाँ हमारे और भी दोस्त हैं और हमने सुना है कि वहाँ पहाड़ का मौसम चल रहा है। जब कभी यहाँ से गुजरो तो मुझसे मिलकर जाना। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। जो प्यार उन्हें उस बूढ़ी फाख्ता ने दिया था, वो उसे कभी भी नहीं भुला सकते थे। आखिरकार वो सब सागर वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ तो हर तरफ फूल ही फूल थे और फल ही फल। वो सभी पक्षी बहुत खुश थे। आप सबका इस जंगल में स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप सब? कबूतर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। बहुत मुसीबतें देखी हैं हमने। मेरा तो बनाया हुआ सुंदर घर भी टूट गया। लेकिन अब तुम सबके दुख मिट गए हैं। वो सामने जो बड़े पेड़ हैं, आप सब उन पर अपने घर बना सकते हो और यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बुरी बहन, आपने देखा कि ऊपर वाले ने हमें कैसे अंधेरे के बाद रोशनी दिखाई। अब हम अपने सारे दुख भूल जाएंगे। गर्मी के मौसम में मिठू तोते की कुल्फी की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। सच्ची बात है मिठू भैया, आपकी कुल्फी खाकर ऐसी गर्मी में मन को बहुत सुकून मिलता है। चिड़िया बहन, मैं खालिश दूध और खोए से बनाता हूँ ये कुल्फी, इसलिए मेरी कुल्फी में स्वाद है। कालू जी, मेरा आज ठंडी कुल्फी खाने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज मुझे 10 रुपए दे दो। हो, गौरी, अगर मेरे पास 10 रुपए होते तो मैं खुद कुल्फी ना खा लेता। जाओ, आज फिर से मिठू से कोई बहाना बनाकर मुफ्त में कुल्फी खा लो। करती हूँ कोई जुगाड़, मगर अब कोई भी पक्षी मेरा विश्वास नहीं करता। फिर गौरी कभी अपने घर से निकलती है और वो मिठू की दुकान पर जाती है। मिठू, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी बहन बैठी हुई है, दरवाजा बंद है, वो बेचारी धूप में जल रही है। हाय, मैं मर गया, मेरी बहन मुझसे मिलने आई है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। गौरी, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी अपनी बहन को घर में बिठा कर आता हूँ। मिठू तोता गौरी कभी की झूठी बात को सच मानकर अपने घर की ओर चला जाता है।
मौका अच्छा है, खा ले गोरी, आज जी भर कर कुल्फी खा ले। फिर गोरी का भी मिठू तोते की कुल्फियाँ खाने लगती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, उस काली कवि ने जरूर मुझसे मजाक किया होगा। मिठू तोता गुस्से में वापस जाता है। गोरी कवि अपने ध्यान बैठी कुल्फी खा रही थी कि पीछे से मिठू तोता गोरी कवि के एक लगाता है। चोरनी कहीं की, चल भाग यहाँ से। गोरी कवि पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। गोरी गोरी, तुम्हारी पीठ क्यों लाल है? क्या किसी ने मारा है? कालू जी, बहुत जोर से मारा है उस मोटी चोंच वाले ने मुझे। उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को मारे। दूसरे दिन मिठू तोता सभी पक्षियों को अपने घर में दावत पर बुलाता है, लेकिन कौवा और कवि को नहीं बुलाता। सभी पक्षी मिठू के घर में बैठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे। कालू कौवा और गोरी कवि खिड़की में बैठे उन सभी को देख रहे थे। मिठू भैया, वो कौवे खिड़की में बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लो। नहीं चिड़िया, वो कौवे बहुत बुरे हैं और झूठे हैं। आज के बाद मैं इनसे बात नहीं करूँगा। कालू जी, इस मोटी चोंच वाले का अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। गोरी, तुम घर जाओ और मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं जंगल में कुल्फियाँ बेचने का काम करना चाहता हूँ। मुझे अपना कुल्फियाँ बनाने वाला सामान दे दे। भांजे, मेरे पास कुल्फियाँ बनाने वाला सामान तो है, परंतु दूध कहाँ से लाओगे? मामा जी, आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। फिर कालू कौवा और गोरी कवि दूसरे दिन अपने घर के बाहर कुल्फियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, खालिस दूध से बनी हुई कुल्फी। अब पता चलेगा गोरी उस मोटी चोंच वाले को, जब फारिक बैठकर मक्खियाँ मारेगा। जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं और कपों से कुल्फी लेकर खाने लगते हैं। बेचारा मिठू तोता उधर फारक ही बैठा रहता है, शाम तक कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आता। फिर गोरी कवि मिठू तोते के पास जाती है। मोटी चोंच वाले, अब तो तू पापड़ बेचना शुरू कर दे, क्योंकि अब तुम्हारी कुल्फियाँ तो यहाँ नहीं बिकने वाली। काली कवि, चली जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि मेरी सारी कुल्फियाँ खराब हो गई हैं। पक्षियों की दावत करता है ना तू, सभी को बुलाता है मगर हमें नहीं, अब पता चलेगा तुझे। दूसरे दिन रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने के लिए जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा चिड़िया की गाय का दूध निकालने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, अब हम हर रोज चिड़िया की गाय का दूध चोरी करके ऐसे ही कुल्फियाँ बनाकर बेचेंगे। और गौरी, हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। आज फिर से किसी ने मेरी गाय का दूध चोरी कर लिया। गाय गाय, मेरी सुंदर गाय, मैं तुम्हें पानी देती हूँ और चारा भी। अगर आज के बाद कोई मेरे बगैर तुम्हारा दूध निकाले तो तुम उसे सजा देना, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। रात को कालू कौवा बैठा पैसे गिन रहा था। गौरी, पूरे 10,000 की बचत हुई है। कालू जी, तुम यहाँ बैठो, आज मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल कर लाती हूँ, बाल्टी दो मुझे। फिर गोरी कवि रात के अंधेरे में बाल्टी लिए चिड़िया की गाय के पास जाती है। वो इधर उधर देखकर चिड़िया की गाय का दूध निकालने के लिए बैठ जाती है, परंतु आज चिड़िया की गाय बहुत गुस्से में थी। चिड़िया की गाय गोरी कवि को लात मारती है और गोरी कवि उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू, कालू जी, मेरी टांग टूट गई है। ज्यादा कमाने के चक्कर में गोरी कवि अपनी टांग ही तुड़वा बैठती है। उसे बुरे कर्मों की सजा मिलती है। कालू, रुक जाओ कालू, ऐसा ना करो। गोरी कवि ऐसे रोती रहती है, परंतु कालू कौवा गोरी की अलमारी से पैसे चुराकर वहाँ से भाग जाता है। मैंने ये पैसे अपने बेटे जग्गू की दवा के लिए रखे थे, अब मैं अपने जग्गू की दवा कहाँ से लाऊंगी? पूरे अभी तक सो रहे हो?
जल्दी उठो, देखो मैं पैसे ले आया। कहाँ से लाई हो पैसे? कोरी ने अपनी अलमारी में छुपा कर रखे हुए थे, मैं छीन कर भाग आया। अच्छा कालू, तो चलो पार्टी करते हैं आज। कालू कौवा और भूरा कौवा दोनों नशा किया करते थे। वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत खांसी हो रही है। जग्गू बेटा, तू चिंता ना कर, मैं किसी से पैसे उधार लेकर तेरी दवा लेकर आती हूँ। कालू तो अब रात गई लौट कर आएगा। गौरी कभी अपने बीमार बेटे को घोंसले में छोड़कर वहाँ से उड़ती है। वो रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, क्योंकि रानू चिड़िया तो अपने बच्चों के साथ नदी पर बैठी हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझ गरीब को दवा के लिए पैसे देगा? फिर गौरी कभी वहाँ से उड़ती है और वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मिठू भैया, मेरा बेटा मर जाएगा। कालू दवा के पैसे चुरा कर चला गया है, ना जाने अब वो कब आता है। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने जग्गू की दवा ले सकूं। गौरी बहन, सच कह रहा हूँ, इस समय तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। अगर मेरे जग्गू को दवा ना मिली तो वो मर जाएगा। कालू, कालू वापिस आ जाओ। रोती हुई गौरी कभी वहाँ से घर की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में वो नदी पर रानू चिड़िया और उसके बच्चों को देखती है। वो सीधी वहाँ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे घर गई थी, मगर तुम घर पर नहीं थी। गौरी बहन, मैं इस समय बच्चों को लेकर धूप में बैठने आती हूँ। कालू मेरे जग्गू की दवा के पैसे चुरा कर भाग गया। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का खांस खांस कर बहुत बुरा हाल है और बहुत तेज बुखार है। मेरे जग्गू को दवा ले दो। गौरी बहन, चिंता ना करो, ऐसा करो तुम जग्गू के पास जाओ और मैं दवा लेकर आती हूँ। फिर गौरी कभी अपने घर चली जाती है और रानू चिड़िया भी बुलबुल से दवा लेने चली जाती है। रानू चिड़िया गौरी के बेटे जग्गू की दवा लेती है और वापस चली जाती है। रास्ते में जाते हुए रानू चिड़िया को पहाड़ों के पास कालू कौवा और भूरा कौवा बैठे हुए दिखाई देते हैं। चिड़िया वहाँ जाती है। कालू, शर्म करो, तुम यहाँ अपने आवारा दोस्त के साथ बैठे हो और वहाँ तुम्हारा बेटा बुखार के कारण मर रहा है। तो मैं क्या करूं? 1-2 दिन में ये गंदी आदतें मैं छोड़ दूंगा और फिर सारी जिंदगी मैं गौरी और अपने बच्चे की सेवा करूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, बेशरम कफे। अरे कालू यार, ये चिड़िया तो बहुत चूं चूं कर रही है। जा जा छोटी चिड़िया, यहाँ से चली जा, वरना जान से मार दूंगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो गौरी कभी के घर जाती है। फिर गौरी कभी अपने बेटे जग्गू को दवा देती है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ। दवा पीने से मुझे सांस आने लगी है। गौरी बहन, ये दवा 2 दिनों में खत्म करनी है, मैं दोबारा ला दूंगी ये दवा। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा पति कालू है, जिसे मेरी और मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी मजबूर है वो कभी, अपने परिवार को जोड़ने के लिए कितना संघर्ष करती है, मगर वो कालू कौवा जरा भी ध्यान नहीं रखता अपने परिवार का। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कभी उससे लड़ने की बजाय उसे खाना देती है। गौरी, दवा ले ली थी? हाँ कालू जी, चिड़िया ने मुझे दवा ला दी थी। जग्गू को दवा देकर सुला दिया है। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं 1-2 दिन में ये सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। कालू जी, ऐसा कहते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। फिर कालू कौवा खाना खाता है और वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन जब कालू कौवा उठता है तो वो देखता है गौरी कभी रो रही है। जग्गू, मेरा बेटा जग्गू। कालू जी, जग्गू नहीं रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे जग्गू का ध्यान रखते थे, ना उसे कुछ ला कर देते थे। मैंने आज तक तुमसे कोई गिला नहीं किया।
लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कालू कौवा भी रोने लगता है। चक्कू, मेरे बेटे चक्कू, उठो, मेरा बेटा मर गया। पक्षियों, मेरा बेटा मर गया। उन दोनों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सभी पक्षी उनके घर आते हैं और उन्हें हौसला देते हैं। अगले दिन गोरी कभी कालू कौवे से कहती है, कालू, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। गोरी कभी रोते हुए वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू कौवा गोरी कभी को एक दफा भी नहीं रोकता। गोरी कभी अपनी माँ के पास चली जाती है। दूसरी ओर कालू कौवे को अब रोकने वाला कोई भी नहीं था। वो अपना घर बेच देता है। वो फिर से अपने बुरे दोस्त के साथ मिलकर नशा करने लगता है। आखिर ये सब कब तक चलता? ऐसे करते करते कालू कौवे के पास सारे पैसे खत्म हो गए थे और एक दिन बुरा कौवा भी उसे छोड़ देता है। कालू, हमारी दोस्ती खत्म क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ। मत जाओ भूरे, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा चक्कू भी मुझे छोड़कर चला गया और गोरी ने भी मुझे छोड़ दिया। अब तुम भी जा रहे हो। लेकिन बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और वो गंदगी के ढेर पर जाकर गिरता है। सुबह से शाम तक कालू कौवा वहीं पड़ा रहता है, परंतु कोई भी उसके पास नहीं आता। वो ऐसे ही रोता रहता है और अपने किए पर पछताता रहता है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ती है, जो ऐसे ही अकेले बैठा हुआ था। कालू, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगना चाहता हूँ गोरी से। मुझे गोरी के पास ले चलो। कालू, अगर तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को लेकर गोरी कौवे के पास जाती है। क्या करने आए हो यहाँ? गोरी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। जो गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब कभी दोबारा बुरे काम नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। गोरी, कालू सच में बहुत शर्मिंदा है। तुम इसे माफ कर दो और एक मौका दो। गोरी बेटी, चिड़िया ठीक कह रही है। तुम्हें कालू को एक मौका देना चाहिए। फिर गोरी कौवी कालू कौवे के साथ चली जाती है। अब कालू कौवा सुधर गया था। वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गोरी कौवी एक छोटे कौवे को जन्म देती है। अब कालू कौवा अपने बेटे और गोरी कौवी का बहुत ध्यान रखता था और उनसे बहुत प्यार करता था। चूड़ियाँ लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास हरी और लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? हाँ गोरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में एक दर्जन लाल और एक दर्जन हरी चूड़ियाँ पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? बस 30 रुपए, ज्यादा नहीं गोरी बहन। फिर गोरी कौवी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गोरी कौवी ऐसे गाने गाते हुए जा रही थी कि सामने से आता हुआ मिठू तोता, जो दूसरी तरफ मुंह किए हुए था, वो गोरी कौवी से टकरा जाता है। गोरी कौवी नीचे पेड़ पर गिर जाती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सॉरी सॉरी कौवी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सॉरी के बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गईं। तुम्हारी इतनी सी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे अभी नई चूड़ियाँ लेकर दो। गोरी, इसमें भला मेरा क्या दोष है? उड़ते हुए पक्षियों में ऐसे टकराव तो हो ही जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। ज्यादा बात बढ़ जाने से मिठू तोता भी डरता था,
इसलिए वो गोरी कवि से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू जी को। फिर मिठू तोता उड़ता हुआ अपने घर जाता है। हरियाली, मुझे जल्दी से 30 रुपए दो, मैंने गोरी को चूड़ियाँ लेकर देनी है। मीठू जी, वो क्यों? हरियाली, गोरी की चूड़ियाँ मुझसे टूट गई, अब वो मुझसे लड़ना चाहती है, लेकिन मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए जल्दी से तुम मुझे 30 रुपए दे दो। फिर हरियाली तोती मिठू तोते को पैसे दे देती है। मिठू तोता पैसे लेकर वहाँ से गोरी कवि के पास आता है। गोरी, चलो जल्दी से चलो, कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। फिर मिठू तोता और गोरी कवि रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले ने मेरे साथ एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। अब मुझे जल्दी से नई चूड़ियाँ पहना दो। परंतु गोरी, पैसे कौन देगा? यही मोटी चोंच वाला देगा, और कौन देगा भला? हाँ चिड़िया बहन, जितनी चूड़ियाँ तुमने पहले इसे पहनाई थी उतनी चूड़ियाँ अब भी पहना दो। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब दे देना पैसे। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मिठू भैया, आपने ये बहुत अच्छा किया जो आप इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कवि तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये ले पैसे चिड़िया बहन। मिठू भैया, मुझे शर्मिंदा ना करें, रहने दें आप, कोई बात नहीं। गोरी कवि घर जाकर हंस हंस कर कालू कवि को सारी बात बताती है। कालू जी, जब मैंने उस मोटी चोंच वाले के सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो रोने लगा और जल्दी से मुझे चूड़ियाँ ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। हो हो। दूसरे दिन गोरी कवि भोजन की खोज में उड़ रही थी। वो थक हार कर वो आराम करने के लिए एक खाली घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। वो घोंसला चील का था। कुछ देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली, गंदी कवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चाचा चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि ये घोंसला किसी मैना का होगा। मैं कोई मैना नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगी। फिर चील गोरी कवि को अपने पंजों में उठा लेती है। वो ऊपर से जाकर गोरी कवि को नीचे फेंकती है। गोरी कवि नीचे एक पेड़ पर आकर गिरती है। गोरी की फिर से सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। लेकिन इस बार गोरी कवि का मुकाबला खुद से एक बड़े पक्षी से था। उसे तो जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है, चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो, मेरी सारी चूड़ियाँ भी टूट गई। अभी तो तुम्हारी चूड़ियाँ ही टूटी हैं, अगर फिर से चाह दिखाई दी तो तुम्हारी गर्दन भी तोड़ दूंगी। फिर गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। गौरी बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम जाओ चिड़िया को बुला कर लाओ। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं अभी चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। गोरी कवि वहाँ से उड़ती है। वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है और वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि के साथ गोरी कवि की माँ के पास जाती है। चिड़िया बेटी, ये नक्शा तुम अपने पास रखो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि ये काम तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही जंगल के पक्षियों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये काम गौरी अकेले नहीं कर पाएगी, तुम्हें उसके साथ जाना होगा। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। मैं अपने जंगल के पक्षियों को भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं इस नक्शे को लेकर भोजन की खोज में जरूर जाऊंगी। चिड़िया, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और भोजन की खोज में तुम्हारी मदद करूंगी। गोरी बहन, आपके साथ आने से मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। फिर रानू चिड़िया और गोरी कवि वो नक्शा लेकर वहाँ से निकल जाती हैं।
वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठती हैं। चिड़िया, ये नक्शा अब हमें पूर्व की ओर जाने का बता रहा है। गोरी बहन, इस नक्शे पर ये लाल रंग का निशान कौन सा है? हो सकता है यहाँ पर खतरा हो, हमें सावधानी से जाना होगा। वो दोनों फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। रानू चिड़िया और गोरी का भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। गोरी, ये तो नक्शे का वही हिस्सा है जो लाल रंग का था। यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। चिड़िया बहन, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। फिर उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया और गोरी कभी झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं। दोस्त, अगर कोई पक्षी रास्ता भूलकर यहाँ आ गया तो हम उसे पकड़कर चील को दे देंगे। ये सुनकर गोरी कभी तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सांस रोक लेती है। हाँ यार उल्लू, अगर कोई पक्षी ये जंगल पार करके दूसरे जंगल पहुँच गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुँच जाएगा। हम यहाँ से किसी को भी आगे नहीं जाने देंगे। वो खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। रानू चिड़िया उल्लुओं की बातें सुन रही थी। वो दोनों सारी रात झाड़ियों में छुपकर ही गुजारती हैं। अगली सुबह हो जाती है। उल्लू चले जाते हैं। रानू चिड़िया और गोरी का बीबी अपना नक्शा लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी उड़ जाती हैं। रानू चिड़िया और गोरी का भी उस खतरनाक जंगल से गुजर जाती हैं। वो दोनों एक नदी पर बैठकर फिर से खजाने के नक्शे को देखती हैं। गोरी बहन, ये हरे रंग के छोटे छोटे निशान हमें बता रहे हैं कि यहाँ दाना होगा। हाँ चिड़िया, हम भोजन से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ गोरी बहन, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हाँ चिड़िया, मैं भी बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं अपने पक्षी दोस्तों की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। रानू चिड़िया और गोरी कभी एक बार फिर से उड़ती हैं। उनके सामने मकई और बाजरे के बड़े बड़े खेत थे। गोरी, हमने कर लिया, देखो हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। चिड़िया, आसमान पर बादल गरज रहे हैं, मुझे डर है कि अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे। गोरी कभी ने अभी ये बात की ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और गोरी कभी खुद को बारिश से बचाने के लिए इंसान के बनाए हुए एक छपरे के नीचे चली जाती हैं। गोरी बहन, अगर हम घर में होते तो मुझे ये बारिश बहुत अच्छी लगती, लेकिन अब तो मुझे इस बारिश से बहुत डर लग रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। कबूतर जी, खिड़की से देखें, क्या रानू चिड़िया और गोरी कभी दाना लेकर अभी तक आई हैं कि नहीं। लूसी, वो जरूर आएंगी। मुझे चिड़िया पर पूरा विश्वास है। वो अपने जंगल के पक्षियों को ऐसे भूखा नहीं मरने देगी। सबकी नजरें चिड़िया और गोरी कभी पर थीं। मिठू तोता भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ चिड़िया और गोरी कभी का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, चिड़िया ठीक हो? मुझे चिड़िया की बहुत चिंता हो रही है। हरियाली, तुम चिंता न करो, उसने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। वो करेगी, वो अपने पक्षी दोस्तों के लिए जरूर करेगी। गोरी बहन, ये बारिश न जाने कब रुकेगी, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया बहन, वो देखो सामने पीपल का पेड़ है, हम वहाँ से बड़े बड़े पीपल के पत्ते तोड़कर अपने लिए एक छाता बना लेते हैं, फिर हमें ऐसे ही बारिश में उड़ना होगा। वो दोनों पीपल के बड़े बड़े पत्तों को अपने ऊपर रखकर वहाँ से उड़ती हैं। वो दोनों भीग रही थीं, क्योंकि पीपल के पत्ते सही तरह से बारिश को नहीं रोक पा रहे थे। रानू चिड़िया और गोरी कभी ने भोजन से 2 बड़ी बड़ी बोरियां अच्छे से भर ली थी। एक बोरी रानू चिड़िया उठाती है और दूसरी बोरी गोरी कभी। दिन दिन में रानू चिड़िया और गोरी कभी वो खतरनाक जंगल को पार करके आ जाती हैं। अब वो अपने जंगल से और अपने दोस्तों से थोड़ी ही दूर थी। बारिश रुक जाती है। वो दोनों थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठकर सांस लेती हैं। गोरी, सब बहुत खुश होंगे और सभी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चिड़िया, चलो अब जाना ही होगा, आराम घर में ही जाकर करेंगे। रानू चिड़िया और गोरी कभी फिर से उड़ती हैं और अपने जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल के सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रानू चिड़िया और गोरी कभी को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं।
हमें पता था कि हमारी बहादुर दोस्तें हमारे लिए जरूर भोजन लेकर आएंगी। हमें गर्व है, हमें अपने दोस्तों पर गर्व है। रानू चिड़िया और गौरी का भी बहुत खुश थीं कि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। चील के खेत में छुपकर बैठे हुए कौवा और कवि मजे मजे से मकई के भुट्टे खा रहे थे। गौरी, चील पर भी नजर रखना, ऐसा ना हो कि चील हमें पीछे से आकर पकड़ ले और फिर हमें पेड़ से ही उल्टा लटका दे। कालू चुप कर जा, मेरा मजा ना खराब करो, चील अभी नहीं आएगी। वो दोनों जी भरकर मकई के भुट्टे खाते हैं और जाते हुए अपने साथ भी ले जाते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा जा रहे थे कि मिठू उनके पास मकई के भुट्टे देखकर उन्हें रोकता है। कालू, मैं बहुत भूखा हूँ, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गौरी कवि बोलती है, ये भुट्टे हम चील के खेत से चुरा कर लाए हैं, चोरी करना आसान काम नहीं है, चल चल भाग। मोटी चोंच वाला बड़ा आया मकई के भुट्टे खाने वाला। काली कवि, जिस दिन पकड़े गए कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। चोरी का माल खाते हो, तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर पहुँच जाते हैं। मकई के भुट्टे, मामा मुझे बहुत पसंद है मकई के भुट्टे। खा ले, मेरा बेटा जी भर कर खा ले। गौरी कवि एक मकई का भुट्टा अपने बेटे चक्कू को दे देती है। कालू जी, एक मकई का भुट्टा मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी ले जाऊं, वो भी खा लेगी। जो कुछ भी घर में होता है ले जाती हूँ अपनी माँ के लिए, जाओ ले जाओ। माँ भी तो हमारे लिए देसी घी के लड्डू बनाकर लाती है। साल में एक बार और भोजन लेती है सारा साल। फिर गौरी कवि एक भुट्टा लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटी, चील की चोरी ना किया करो, वो बहुत जालिम होती है। तुम्हारे पिता को भी एक जालिम चील ने ही मारा था। माँ जी, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी और दामाद बहुत समझदार चोर हैं। हम छुपकर खेत में बैठ जाते हैं और चील की नजर से ओझल ही रहते हैं। फिर गौरी की माँ मकई के भुट्टे को आग पर भूनकर खाती है। माँ, ये तो बहुत मजे का है, कल से मैं और कालू भी मकई के भुट्टे को भून कर खाया करेंगे। शाम को जब गौरी कवि अपने घर जाती है तो वो बहुत खुश थी। कालू जी, माँ जी से एक नया तरीका सीख कर आई हूँ मैं। क्या? मुझे भी बताओ। हम कल मकई के भुट्टे आग पर भून कर खाएंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा। देखना तुम अपने पंख चाटते रह जाओगे। अगली सुबह हो जाती है। कौवा और कवि चोरी करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। तभी सामने से बहुत तेजी से रानू चिड़िया उड़ती हुई आती है और उन्हें रोकती है। गौरी और कालू, पहाड़ों की ओर मत जाना, आज ही एक कबूतर को उस चील ने मार दिया है। ओ, कबूतर था, कौवा नहीं। छोटी चिड़िया, तुम हमारी चिंता ना करो, हम अपना काम करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जिस दिन जान से जाओगे फिर पता चलेगा। फिर कौवा और कवि वहाँ से उड़ जाते हैं और वो चील के खेत में जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों चील के खेत से बहुत सारे भुट्टे तोड़ते हैं और दूसरी ओर बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं इनके छिलके उतारती हूँ और तुम जल्दी से जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आज तो मकई के भुट्टे भून कर ही खाएंगे। जल्दी करो गौरी, ऐसा ना हो कि चील आ जाए। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। वो दोनों आग जलाते हैं और मकई के भुट्टे भूनने लगते हैं। चील अपने घर में बैठी हुई थी, तभी वो खिड़की से देखती है। ये मेरे खेत में धुआं कहाँ से उड़ रहा है? चील अपनी खिड़की से उड़ता हुआ धुआं देख लेती है और वहाँ से भागती है। अच्छा, तो ये काले कौवे हैं जो मेरे ही खेत के भुट्टे तोड़कर भून कर खा रहे हैं। चील तेजी से उड़ती है और वो पीछे से गौरी कवि को अपने पंजों में दबोच लेती है। कालू कौवा ये देखते ही वहाँ से उड़ जाता है। कालू, कालू, मुझे बचाओ चील से। परंतु कालू कौवा तो उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। काली कवि, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे नहीं डरती,
और मेरे ही खेत के भुट्टे चोरी कर रही है। फिर चील गोरी कभी पर हमला करती है और उसे मार देती है। गोरी कभी अपनी जान से जाती है। शाम के बाद कालू कौवा अकेला ही अपने जंगल की ओर जाता है। कालू भैया, गोरी कहाँ है? मर गई चिड़िया, मेरी गोरी मर गई। चील ने उसे मार दिया। अगर सुबह हमने तुम्हारी बात मानी होती तो अब मेरी गोरी पत्नी मेरे साथ होती। कौवे भैया, इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। कालू जी, अगर आज बिना काम ढूंढे घर आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं और भूख से नहीं मर सकती। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। हर समय मुझे मायके जाने से डराती रहती हो। इस बार मैं सच में चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा वहाँ जाता है। मुझे अपने ढाबे पे काम के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। अगर किसी को काम चाहिए तो वो मिठू के ढाबे पर आ जाए। मिल गया, मुझे काम मिल गया। फिर कालू कौवा खुशी खुशी मिठू के ढाबे पर जाता है। मिठू भैया, मुझे काम करना है। सुना है कि तुम्हारे पास कोई काम है। काफी, मुझे किसी मेहनती पक्षी की जरूरत है जो मेरे ढाबे का खाना पक्षियों के घर में देकर आए। मिठू साहिब, चिंता ना करो, मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगा। आप मुझे बस काम बताइए। ठीक है काफी, ये कुछ खाना मैंने टोकरी में पैक कर दिया है। इसे कबूतर के घर दे आओ। फिर कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और कबूतर के घर की ओर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को भोजन की बहुत मजेदार खुशबू आती है। कालू कौवे से रहा नहीं जाता और वो नदी के किनारे बैठ जाता है। अरे वाह वाह, ये तो चिकन बिरयानी है। थोड़ी सी बिरयानी खा लेता हूँ, थोड़ी ना किसी को मालूम होगा। कालू कौवा मजे मजे से थोड़ी सी बिरयानी खा लेता है। फिर से वो टोकरी उठाकर कबूतर के घर की ओर चला जाता है। काफी, क्या तुम्हें मिठू तोते ने भेजा है? हाँ कबूतर, मैं मिठू के यहाँ काम पर लग गया हूँ। फिर कबूतर बिरयानी की टोकरी लेता है और पैसे कौवे को देकर अपने घर में चला जाता है। साहिब जी, गिन ले, 1 रुपया भी कम नहीं है। अब मुझे भूख बहुत लगी हुई है, कुछ खाने को दे दे। फिर मिठू तोता कालू कौवे को कुछ बिरयानी प्लेट में डालकर दे देता है। मिठू साहिब, मैं ये बिरयानी घर जाकर खा लूँगा। ठीक है काफी, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर कालू कौवा बिरयानी लेकर अपने घर चला जाता है। अब तो खुश हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गोरी कौवी तो चिकन बिरयानी देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी से उछलने लगती है। कालू जी, चिकन बिरयानी, मेरा आज बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा था। वो जल्दी जल्दी से सारी बिरयानी खा लेती है। गौरी, अब मैं हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाया करूँगा। बस तुम मुझसे नाराज होकर अपने मायके न जाना। कालू जी, मेरे सुंदर पति, अगर रोज मुझे ऐसे स्वादिष्ट भोजन लाकर खिलाते रहोगे तो कौन पागल जाएगा अपने मायके। फिर अगले दिन कालू कौवा जब काम पर जाता है तो मिठू तोता कौवे से कहता है, कौवे, ये लो भोजन की टोकरी और जाकर चिड़िया के घर दे आओ। साहिब जी, पैसे भी लाने हैं क्या? नहीं नहीं, चिड़िया मुझे पैसे दे गई थी। कालू कौवा वो भोजन की टोकरी उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये तो चिकन कढ़ाई है, क्या ये सारी मेरी है? नहीं नहीं गौरी, इसमें से थोड़ी सी ले लो, मैं ये टोकरी चिड़िया के घर देने जा रहा हूँ। गोरी कौवी टोकरी में से प्लेट भरकर चिकन कढ़ाई निकाल लेती है और एक लेग पीस कालू कौवा भी खा लेता है। गौरी, अब बस कर जाओ, चिड़िया को पता चल जाएगा कि चिकन कढ़ाई थोड़ी है। कालू जी, थोड़ी सी ही तो ली है। फिर कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और चिड़िया के घर चला जाता है। कालू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप मिठू के यहाँ काम पर लग गए। ऐसे काम ना करने से भला कहाँ गुजारा होता है। हाँ चिड़िया, गौरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती थी। चिड़िया,
वो टोकरी घर में ले जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया टोकरी में देखती है तो उसे चिकन कढ़ाई बहुत थोड़ी लगती है। रुको बच्चों, अभी इसे ना खाना, मुझे ये कढ़ाई बहुत थोड़ी लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी लगता है कि किसी ने हमारे भोजन को निकाल लिया है। बच्चों आप यहीं बैठो, मैं अभी मिठू से पूछ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया टोकरी लेकर मिठू तोते के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने तो ये टोकरी भर कर दी थी। मिठू भैया, इसका मतलब है वो कौवा रास्ते में ही अपना काम दिखा रहा है। आए वो एक बार, मैं उसे सीधा करता हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात मिठू तोता अपने घर में स्पेशल बिरयानी तैयार करता है, जिसमें वो पेट खराब करने की दवा मिलाता है। अब वो कौवे चोरी की बिरयानी खाएंगे तो उनको अकल आ जाएगी। अगले दिन कालू कौवा काम पर आ जाता है। कालू, ये लो बिरयानी, जाकर जरा मेरे घर तो दे आओ, तुम्हारी भाभी मंगवा रही थी। मैं अभी जाता हूँ मिठू साहिब, देखा मैंने कहा था ना कि मैं काम बहुत मेहनत से करता हूँ। हाँ कालू कौवे, तुम सच में काम बहुत मेहनत से करते हो। फिर कालू कौवा वो बिरयानी लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। कालू जी, आज तो बिरयानी बहुत थोड़ी है। गोरी, आज यही बिरयानी बहुत है। फिर वो दोनों पति पत्नी मिलकर वो सारी बिरयानी खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन कौवों के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। गोरी, मर गया, मैं मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ शुरू हो गई है, मुझे बचा लो। गोरी कौवी भागती है और शौचालय में चली जाती है। कालू कौवा भी भागता है। गोरी कौवी बाहर आती तो कालू जाता। जब कालू कौवा बाहर आता तो गोरी कौवी शौचालय जाती। रानू चिड़िया और कबूतर थोड़ी दूर मिठू के ढाबे पर बैठे कौवों को देखकर हंस रहे थे। मिठू भैया, आपने इन कौवों को बहुत अच्छी सजा दी है।